हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की वीडियो हमारे क्लास 11th के बच्चों के लिए रहने वाली है, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं थ्योरी ऑफ डिमांड। जी हां, थ्योरी ऑफ डिमांड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। यानी कि अगर मैं बात करूं बेटा डिमांड की बात करता हूं तो डिमांड का मतलब क्या होता है बेटा। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो डिमांड का मतलब होता है मांग। राइट, आप लोग हिंदी में अगर डिमांड की बात करें तो डिमांड को बुलाया जाता है क्या बच्चे, मांग। अब समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है दैट इज द कंटेंट टू बी कवर्ड, कि आज की इस क्लास के अंदर क्या कंटेंट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। अगर मैं कंटेंट की बात करता हूं तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। समझेंगे कि क्या डिफरेंस है डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, मांग और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है। सेकंड टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल के अंदर हम समझेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, और उसके बाद समझेंगे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। कि डिमांड शेड्यूल हमारे दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है और दूसरा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझ लो एक चीज यहां पर, कि जब हम डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड के अंदर हमने दो पर्सपेक्टिव से पूरे के पूरे डिमांड टॉपिक को समझना है। पहला पर्सपेक्टिव है हमारे पास इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा हमारा पर्सपेक्टिव रहेगा सर मार्केट के पर्सपेक्टिव से। और जब हम इंडिविजुअल और मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और उसके बाद डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड कर्व। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक हमारे पास रहेगा वो क्या है, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, कि आपका जो डिमांड कर्व है वो किस तरह से काम करता है, और उसके बाद उसका स्लोप किस तरह से है, डिमांड कर्व कैसे बनता है, और उसके बाद उसका स्टॉप जो है वो किस तरह से बनता है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा डिमांड फंक्शन, शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स वेरियस कंसेप्ट्स। यानी कि जो अगला हमारा टॉपिक है वह डिमांड फंक्शन के बारे में, कि भाई डिमांड के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, और उसके बाद उनका रिलेशनशिप देखने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे समझाता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिमांड। राइट, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बोलूं तो डिमांड का मतलब क्या है, तो क्या बोला जाता है, कॉन्सेप्ट या फिर कॉमनली द टर्म डिजायर, वांट एंड डिमांड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट इन इकोनॉमिक्स दीज थ्री टर्म्स आर डिफरेंट। एक बात समझिएगा, हम कई बार टर्म्स का यूज करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं डिजायर, दूसरा हम लोग बोलते हैं बच्चों वांट्स, और तीसरा हम बात करते हैं बच्चे डिमांड। हमारे पास तीन टाइप की टर्म्स होती है, एक हमारे पास डिजायर होता है, एक हमारे पास वांट होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, डिमांड होता है। राइट, अब एक चीज समझना मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों टर्म्स को अगर जनरली बात की जाए तो हम लोग कई बार इन टर्म्स को एक दूसरे के साथ यूज कर लेते हैं इंटरचेंजेबली। राइट, क्या कर लेते हैं, इंटरचेंजेबली हम इसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। लेकिन रियल सेंस में अगर देखा जाए तो ये तीनों की तीनों टर्म जो है वो अलग अलग है। समझिएगा मेरी बात को। अगर मैं डिमांड की बात करता हूं बच्चे, या फिर मैं वांट की बात करता हूं, और तीसरा जो वर्ड हमारे पास था यहां पर नीड, वांट और डिमांड, ये तीनों वर्ड्स जो है वो अपने आप में डिफरेंट है। अगर मैं इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से समझता हूं तो क्यों ये तीनों की तीनों टर्म्स डिफरेंस है, समझिएगा। यहां पर नीड का मतलब होता है बच्चे जनरल सेंस में हमारे पास नीड्स का मतलब है बेसिक नेसेसिटी। क्या मतलब है इसका, बेसिक नेसेसिटी। वहीं पर वांट का मतलब क्या है, जब इस बेसिक नेसेसिटी को अटैच कर दिया जाएगा, जब इस बेसिक नेसेसिटी को अटैच कर दिया जाएगा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ, जब एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ हम इसको क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, तो ये हमारी वांट बन जाएगी। तो नीड का मतलब क्या है, बेसिक नेसेसिटी। अब मैं बेसिक नेसेसिटी का मतलब अगर आपको समझाऊं तो बेसिक नेसेसिटी का मतलब क्या है सर, जैसे कि आपको खाने के लिए क्या चाहिए सर, फूड चाहिए, पीने के लिए क्या चाहिए सर, आपको वाटर चाहिए। राइट, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, ये सारे के सारे क्या है आपके, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स है। लेकिन जब इन नीड्स को मैंने
कहीं ना कहीं अलाइन कर दिया, कहीं ना कहीं जोड़ दिया किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, अब जब आप लोगों को भूख लगती है, जब आप हंग्री होते हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है? खाना चाहिए होता है। देखिए खाने में आपको क्या चाहिए? कुछ भी मिल जाए खाने में, राइट। जब इंसान भूखा होता है तो उस टाइम पर उसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ भी खाने को मिल जाए, वो उसको कंज्यूम करना चाहता है ताकि वो अपनी भूख को मिटा सके। लेकिन जब वो उस स्पेसिफिक नीड्स को अटैच कर देता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो उसकी वांट बन जाती है। क्या बन जाती है? उसकी वांट बन जाती है। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना दे दो, तो खाने में मैंने बोला कि स्पेशली मुझे खाने में कुछ और नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ पिज्जा ही खाना है। क्या खाना है? सिर्फ और सिर्फ पिज्जा खाना है। तो वो मेरा क्या बन जाएगा बच्चे? वांट बन जाएगी। और जब बात करेंगे डिमांड की, तो वो मेरी वांट डिमांड तब बनेगी बच्चे जब मेरे पास क्या होगा? एबिलिटी टू पे होगी। एक क्या होगा? एबिलिटी टू पे होगी। और दूसरा इसके अंदर क्या आएगा बच्चे? मैं विलिंग टू पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विलिंग टू पे होना चाहिए। यानी कि जो पर्सन है वो विलिंग टू पे भी होना चाहिए और उसके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए कि भाई वो उस चीज के लिए पे करने के लिए तैयार है। अगर एक पर्सन के पास एबिलिटी है, यानी कि उसके पास उतना पैसा है कि वो पे कर सकता है उस प्रोडक्ट के लिए, साथ ही साथ में वो इच्छुक भी है उस चीज के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए, तब वो उसकी डिमांड बनती है। अदरवाइज वो उसकी डिमांड नहीं बनती है। तो यानी कि सिंपल सी सेंस में मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा कि जो हम वर्ड नीड, वांट और डिमांड जो डे पार्लेंस में और डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं, उसका इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंट मीनिंग है। इकोनॉमिक्स के अंदर अलग अलग मतलब है। नीड बेसिकली स्पेसिफिक हमारी बात करती है बेसिक नेसेसिटी से रिलेटेड। जब हमारी नीड्स को अटैच कर दिया जाता है किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ, तो वो हमारी वांट्स बन जाती है। और वांट्स जो हमारी डिमांड तब बनती है जब एक पर्सन के पास उसकी एबिलिटी होती है उस चीज के लिए पे करने की, और साथ ही साथ में वो विलिंग होता है उस चीज के लिए पे करने के लिए, तब वो उसकी क्या बनती है बच्चों? तब वो उसकी वांट बनती है, डिमांड बनती है। तो समझिएगा यहां पर यही बात बोली गई है। क्या बोला गया है कि ये जो टर्म डिजायर है, वांट है और डिमांड है, ये हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, लेकिन सही मायने में इकोनॉमिक्स के अंदर ये तीनों की तीनों टर्म्स जो है वो डिफरेंट है, इनका कॉमन मतलब नहीं है। अब कहते हैं इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। Let us try to understand the difference between these three terms with the help of an example. एक एग्जाम्पल के साथ इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हमने बोला कि सपोज यू डिजायर टू बाय अ साइकिल। अब देखिए डिजायर का मतलब क्या होता है बच्चे? इच्छा, कि भाई मेरी इच्छा है कि मैं एक साइकिल परचेज करूं। ठीक है, अब मेरे पास मान लो बेटा मेरी इच्छा है कि मैं एक गाड़ी परचेस करूं, मेरी इच्छा है मैं एक साइकिल परचेस करूं। तो ये मेरी इच्छा है, लेकिन इच्छाओं से वो मुझे चीजें नहीं मिल जाएगी। अगर मेरी किसी चीज को लेने की इच्छा है तो वो मुझे मिल नहीं जाएगी। उसके लिए मेरे पास अदर फैक्टर्स भी होने चाहिए, जैसे कि मेरे पास एक तो मॉनेटरी पर्सपेक्टिव में पैसा होना चाहिए मेरे पास। दूसरी बात, मैं उस पैसे को स्पेंड करने के लिए कहीं ना कहीं रेडी होना चाहिए, राइट। तो यही बात यहां पर बोली गई है। सपोज यू डिजायर टू बाय अ साइकिल, मैं सोचता हूं कि मुझे साइकिल खरीदनी है, बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी। ध्यान से समझ लो, मैं चाहता तो हूं कि मैं एक साइकिल परचेज करूं, लेकिन साइकिल को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं उसको कैसे खरीदूं? मेरे पास पैसा ही नहीं है उसको खरीदने के लिए। देन दिस विल रिमेन जस्ट अ विशफुल थिंकिंग। तो ये मेरी क्या रहेगी सर? सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा रहेगी, एक विश रह गई। ये कभी भी मेरी डिमांड नहीं बन पाई, क्योंकि मेरे को उस चीज को पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो वो कभी भी मेरी डिमांड नहीं बन पाएगी। तो कहते हैं इट विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड। इसलिए हम इसको क्या नहीं बोलने वाले हैं? डिमांड नहीं बोलने वाले हैं। बट नहीं, लेकिन कहता है, समझो, कहता है बट सपोज यू आर इन अ सिचुएशन टू सेटिस्फाई योर डिजायर। आपके पास, आप इस सिचुएशन में हो कि आप अपने इस इच्छा को राइट क्या कर सकते हो? सेटिस्फाई कर सकते हो। यानी कि आपके पास पैसा है, आपके पास मनी है कि आप इसको क्या कर सकते हो? परचेस कर सकते हो। दैट इज व्हेन डिजायर इज बैक्ड बाय एन एबिलिटी टू सेटिस्फाई। यानी कि डिजायर जो है आपका, उसको पूरा करने के लिए आपके पास एबिलिटी है। एबिलिटी का मतलब है कि भाई आपके पास क्षमता है। इट इज कॉल्ड वांट। उसको क्या बोलेंगे? हम वांट बोलेंगे। तो क्या कहता है? व्हेन डिजायर इज अटैच्ड और बैक्ड बाय एबिलिटी टू सेटिस्फाई। सिंपल सी सेंस में समझ लो कि यानी कि जो मैं चाहता हूं उस चीज को पाने के लिए मेरे पास क्षमता है, तो मैं उसको बोल देता हूं क्या? मेरी
वांट बोल देता हूं, लेकिन वो भी हमारी डिमांड नहीं बनेगी, वो भी हमारी डिमांड नहीं बनने वाली है। लेकिन अब ध्यान से समझ लो, अगर किसी भी नीड को वांट बनना है या फिर डिजायर को वांट बनना है, और वांट से फिर क्या बनती है, हमारी डिमांड बनती है। तो डिजायर को वांट बनना है और वांट को अगर डिमांड बनना है तो क्या चीजें होना जरूरी है। डिजायर का मतलब है कि इच्छाएं, इच्छुक है एक पर्सन किसी चीज के लिए, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है उस चीज को परचेज करने के लिए, तो वो वांट नहीं हुई। अगर मैं उसको बोलूंगा कि वो वांट कैसे बनेगी, मेरे पास राइट इच्छा भी है, मेरे पास पैसा भी है, राइट, उसको क्या क्या कहता है, उसको बैक किया जा सकता है आपकी एबिलिटी के साथ। आपके पास एबिलिटी भी है उसको सेटिस्फाई करने की, तो वो आपकी वांट बन जाएगी, तब भी वो आपकी डिमांड नहीं बनेगी। अब डिमांड कब बनेगी, डिमांड वो बनती है कब, इफ यू हैव इनफ मनी बट आर नॉट विलिंग टू स्पेंड। देखो पैसा भी है, तीसरा केस क्या कहता है, आपके पास अब पैसा भी आ गया, अब आपके पास पैसा भी आ गया, लेकिन आप उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते, तब भी वो आपकी डिमांड नहीं है। ध्यान से समझ लो, ऑन द साइकिल हैंस डिमांड डज नॉट गेट इमर्स्ड, तो यहां पर भी आपके पास डिमांड नहीं आएगी। कहता है इट बिकम डिमांड व्हेन यू आर विलिंग टू स्पेंड द मनी ऑन द साइकिल। अगर आप पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हैं, एक तो आपके पास पैसा भी है और दूसरा आप उस पैसे को स्पेंड करने के लिए भी तैयार हैं, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी डिमांड बन जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक कॉन्सेप्ट समझा, वो कॉन्सेप्ट आपने क्या समझा, वो आपने कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा समझा क्या, कि सर यहां पर हमारे पास एक डिफरेंस है कि जो नीड है और जो हमारी वांट है, और लास्ट में हमारे पास आती है सर डिमांड। ये तीनों के तीनों में क्या है सर, कहता है डिफरेंस है। क्या है हमारी तीनों की तीनों वर्ड्स में क्या है सर, ये डिफरेंस है। नीड, वांट और डिमांड तीनों वर्ड्स अलग है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, सीधी सी कहानी है। नीड का मतलब सर क्या है, नीड का मतलब, या फिर समझिएगा बेटा, नीड बोल लीजिए, या फिर एक वर्ड इसकी जगह पर क्या यूज किया गया है, वहां पर डिजायर वर्ड यूज किया गया है। अगर मैं नीड की बात करता हूं तो नीड के अंदर आती है बच्चे जरूरतें। क्या आती है, हमारी जरूरतें, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो आने वाली है किसके अंदर, नीड के अंदर। लेकिन अगर मैं डिजायर की बात करता हूं तो डिजायर का मतलब क्या होता है बच्चे, इच्छाएं, राइट। क्या होता है, इच्छा, कि भाई हर एक व्यक्ति की अलग अलग इच्छा हो सकती है। जैसे कि कईयों की इच्छा होती है कि भाई मैं एरोप्लेन के अंदर घूमूं, राइट। कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स की ये इच्छा है, हमारे पेरेंट्स हमसे ये चाहते हैं कि हम ऐसी चीजें करें। तो इच्छाओं का मतलब है कि भाई आप किसी चीज के लिए कुछ एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आपको वो चीज मिले, लेकिन उस चीज को मिलने के लिए या फिर उस चीज को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस चीज के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उस चीज में रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, वो है मनी, कि आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो इच्छा सिर्फ और सिर्फ आपकी एक इच्छा रह जाएगी, वो एक नीड बन जाएगी, वो डिजायर बन जाएगी, उससे ज्यादा वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती है। अगला क्या कहता है कि जो आपकी डिजायर है वो आपकी वांट में कन्वर्ट होगी, जो आपकी डिजायर है वो वांट में कवर होगी या फिर कन्वर्ट होगी जब आपके पास एबिलिटी है। क्या है, एबिलिटी है क्या करने के लिए, एबिलिटी है आपके पास बैक करने के लिए अपनी नीड को, अपनी जरूरतों को या फिर अपने डिजायर को बैक करने की एबिलिटी है, क्षमता है आपके पास, तो वो आपकी वांट बन जाएगी। और आपकी वांट जो है वो डिमांड तब बनेगी बच्चे जब उसके अंदर दो चीजें ऐड हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे समझने वाली बात ये क्या है कि भाई वो दोनों चीजें जो है वो साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। एक तो सबसे पहली बात इसके अंदर ये होनी चाहिए कि जो पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है वो विलिंग टू पे होना चाहिए, कि उसके पास पैसा तो है, राइट, और वो उसको पे करने के लिए रेडी भी होना चाहिए, वो उसको पे करना भी चाहता है। सबसे पहली बात, एक तो वो विलिंग टू पे होना चाहिए, और दूसरी बात उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि भाई उसके पास इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि वो क्या कर सकता है, पे कर सकता है। अब साइकिल के एग्जांपल में मैंने बात लूं तो सपोज करो साइकिल जो है वो 10,000 रुपए की है। कितने की है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की है। अब मान लो बेटा कोई एक पर्सन है, कोई एक बच्चा है, वो 10,000 रुपए की साइकिल लेना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, तो वो उस बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगी, डिजायर रह जाएगी, इच्छा रह जाएगी, इससे ज्यादा कुछ और नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर वो एबिलिटी है, पेरेंट्स के पास 10,000 रुपए है और पेरेंट्स उस 10,000 रुपए को स्पेंड करने के लिए रेडी भी है, तैयार भी है, वो उस 10,000 रुपए को खर्च करना चाहते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, उसकी डिमांड बन जाएगी। और जब हम आज का चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या नहीं कि किस चीज के बारे में बात करेंगे, डिमांड के बारे में बात करेंगे। और डिमांड का मतलब क्या है यहां पर, कि जहां पर जो भी कंज्यूमर की बात होगी वो कंज्यूमर के अंदर दोनों ही चीजें अवेलेबल होंगी। वो एक तो विलिंग टू पे भी होगा और दूसरी बात उसकी एबिलिटी टू पे भी होगी, वो पे करना चाहता भी होगा। ये दोनों कहानी आप लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास के अंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं।
अब समझना, कहता है सर डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी, कहता है सर क्या कहता है यहां पर समझिए, कहता है सर डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इज द डिजायर टू बाय अ कॉमोडिटी बैक्ड विद द सफिशिएंट परचेजिंग पावर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि आपका जो डिजायर है, राइट, आप किसी भी चीज के लिए अगर डिजायर करते हैं यानी कि इच्छा रखते हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, दैट इज बैक्ड बाय बेसिकली परचेजिंग पावर, राइट, कि आपके पास परचेजिंग पावर है उस चीज को लेने के लिए, राइट, और साथ ही साथ में क्या है, आप उसके विलिंग है, आप उसके इच्छुक हैं, आप उस चीज को खरीदना चाहते हैं, तो वो आपकी डिमांड बनेगी। क्या बनेगी आपकी सर, डिमांड बनने वाली है। ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल के साथ यहां पे समझिएगा, यहां पर लिखा गया है कि डिजायर, वांट और डिमांड में क्या बेसिकली डिफरेंस है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए समझ लो। डिजायर का मतलब क्या है, इट इज द मेयर विश टू हैव अ कॉमोडिटी। डिजायर का मतलब क्या है, विश है। डिजायर इज इक्वल टू विश। विश का मतलब क्या होता है सर, सिर्फ और सिर्फ इच्छा है कि किसी चीज को क्या किया जा सके, पाया जा सके, किसी चीज को क्या किया जा सके, पाया जा सके, गेन किया जा सके, उस चीज की इच्छा है डिजायर। और उसके बाद क्या कहता है, डिजायर आपकी वांट बनेगी। आपकी जो डिजायर है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, वांट के अंदर। कब, तब जब आपके पास एबिलिटी होगी सेटिस्फाई करने की अपने विश को, यानी कि आपके पास क्षमता है कि आपकी जो विश है उस विश को आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब पूरा तो कर सकते हो विश को, लेकिन नहीं करना चाहते, अभी आगे लेके जाना चाहते हो, तो वो डिमांड कब बनेगी आपकी, आपकी जो वांट है वो डिमांड कब बनेगी, जब आपका जो ये डिजायर है, आपकी जो इच्छा है, उसको बैक किया जाएगा एबिलिटी टू बाय और साथ ही साथ में विलिंगनेस टू पे। आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए खरीदने की और साथ ही साथ में आप इच्छुक भी होने चाहिए उस चीज के ऊपर पैसा लगाने के लिए। अब 10,000 रुपए, एक चीज तो है कि 10,000 रुपए की मैं साइकिल लेना चाहता हूं, तो 10,000 रुपए जेब के अंदर ही नहीं है, तो मात्र सिर्फ और सिर्फ डिजायर रह जाएगा। दूसरी बात क्या, 10,000 रुपए जेब में है, लेकिन वो 10,000 रुपए मैं साइकिल के ऊपर खर्च नहीं करना चाहता, बल्कि मैं फोन के ऊपर करना चाहता हूं, तो उस केस के अंदर वो मेरा क्या बन जाएगी, वो मेरी सिर्फ और सिर्फ वांट बनेगी, डिमांड नहीं बनेगी। अगर मुझे डिमांड बनाना है तो डिमांड बनाने के लिए मेरे पास एबिलिटी के साथ साथ विलिंगनेस भी होनी चाहिए, मैं विलिंग भी होना चाहिए उस चीज को क्या करने के लिए, परचेस करने के लिए, तब वो मेरी गुड्स क्या बन पाएगी, डिमांड की कैटेगरी में आ पाएगी, अदरवाइज नहीं आ पाएगी। बोलिए बात क्लियर है इतनी? जी सर, इतना क्लियर है। अब आइए एक बार यहां से आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर आप लोगों को बेसिक सा डिफरेंस समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए यहां पर क्या है, नीड, वांट और डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो नीड, वांट और डिमांड के बीच में क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या डिफरेंस यहां पर है, लेकिन एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि नीड, वांट और डिमांड के बीच में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। नीड का मतलब है, यहां पर देखिए, नीड का मतलब क्या है, बेसिक नेसेसिटी फील डिप्राइव्ड इफ दिस इज एब्सेंट। तो नीड का मतलब क्या है, कहते हैं बेसिक नेसेसिटी फील डिप्राइव्ड इफ दिस इज एब्सेंट। अगर ये चीज एब्सेंट हो जाए तो आपकी नीड कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। नीड का मतलब है सर बेसिक रिक्वायरमेंट, और बेसिक रिक्वायरमेंट कैसी है सर, फूड की। फूड हमारे लिए क्या है सर, एक बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज है, क्योंकि अगर मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट तो सबके लिए फुलफिल होनी चाहिए, अगर खाना नहीं है खाने के लिए तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। वांट की बात करूं सर, तो वांट का मतलब क्या है, गिवन चॉइसेस, दिस इज व्हाट यू प्रीफर। अगर आपको चॉइस दी जाए तो उस चॉइस में आप क्या चीज प्रीफर करते हैं, वो आपकी वांट हो गई। एग्जाम्पल, अगर मान लो बेटा किसी एक गरीब बंदे से आप कहोगे या फिर किसी गरीब पर्सन से आप पूछते हो कि सर आपको भूख लगी है, तो वो बोलेगा हाँ सर भूख लगी है, तो आप उसे बोलते हो, आप उसे चॉइस देते हो कि सर आप क्या खाना चाहोगे। अगर आप उसे चॉइस दोगे तो इसका मतलब है वो क्या बच्चे, उसकी वांट है। अगर वो मान लो बहुत ज्यादा भूखा है तो वो सीधी सी बात आपसे बोलेगा कि सर देखो मुझे भूख लगी है, मुझे खाने में कुछ भी दे दो, तो वो जब क्या बन जाएगी सर, उसकी नीड बन जाएगी। लेकिन अगर मुझे उस नीड को वांट बनाना है तो मुझे क्या देने पड़ेंगे, उसे ऑप्शंस देने पड़ेंगे कि सर आपके पास ऑप्शन है चिकन, बर्गर और डिनर का। दूसरा अगर मैं बात करता हूं डिमांड की, डिमांड का मतलब क्या है, अ वांट इज दैट इज सपोर्टेड बाय डिसीजन एंड कैपेसिटी टू बाय। अगर आपके पास क्या है सर, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है और साथ ही साथ में आपके पास क्या है,
एबिलिटी टू पे है, एबिलिटी टू पे के साथ साथ आप उसके ऊपर पैसा भी खर्च करना चाहते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग है। तो यहां पर जैसे कि आपने बोला ओनली बर्गर इज विद इन माई बजट, यानी कि बर्गर है जिसे मैं खरीद सकता हूं क्योंकि यहां पर मेरी एबिलिटी भी है और मैं इच्छुक भी हूं उस बर्गर के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए, तो मेरा क्या हो जाएगा सर, वो डिमांड हो जाएगा। जी हाँ, समझ में आया सर? जी सर, समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से। अगर आप लोग कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। नेक्स्ट अगर मेरे प्यारे बच्चों में आप लोगों से बात करता हूं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सर डिमांड एट द क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में डिफरेंस, कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या डिफरेंस है सर। अगर मैं डिमांड की बात करता हूं, डिमांड का मतलब क्या है और क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिमांड का मतलब क्या है सर? डिमांड रेफर टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। अब यहां पर ऐसा समझ लो बेटा, जैसे मान लो बेटा मैंने आपके सामने एक डिमांड शेड्यूल बनाया। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है बच्चे, यहां पर ध्यान से समझना। शेड्यूल का मतलब कुछ भी नहीं होता है, इतना समझ लो। शेड्यूल का मतलब कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है कि वहां पर प्राइस और क्वांटिटी के बारे में लिखा होगा एक टेबल के फॉर्म में। शेड्यूल कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ जब मैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा, यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ डाटा को सॉरी टेबल के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट कर दूंगा, वो मेरा कहलाता है शेड्यूल। अगर मैं डिमांड की बात करता हूं तो डिमांड में जो शेड्यूल बनता है सर, वो बनता है एक तो प्राइस का और एक बनता है सर हमारा क्वांटिटी का। किसका बनता है? क्वांटिटी का। अगर मैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड की बात करूंगा तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है समझ लो। मान लो बेटा, मान लो जब प्राइस 1 रुपीज था किसी कमोडिटी का, फिर 2 रुपीज हुआ, फिर 3 रुपीज हुआ और फिर 4 रुपीज हुआ सर। जब 1 रुपीज था तो उस पर जो एक कस्टमर है या फिर एक जो भी पर्सन उसको कंज्यूम कर रहा है, मान लो वो किसी कमोडिटी की 10 यूनिट कंज्यूम करता है। जब प्राइस 2 रुपीज हुआ वो क्वांटिटी 8 कंज्यूम करता है। जब प्राइस 3 रुपीज हुआ क्वांटिटी 6 करता है कंज्यूम, और जब प्राइस 4 हुआ तो मान लो वो क्वांटिटी 5 कंज्यूम करता है। तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ये जो डिफरेंट अलग अलग कॉम्बिनेशन बने, 1 के ऊपर 10 का, 2 के ऊपर 8 का, 3 के ऊपर 6 का और 4 के ऊपर 5 का, तो हम इस पूरे के पूरे टेबल को बोल देंगे क्या है ये डिमांड है सर। इसको क्या बोल देंगे? डिमांड बोल देंगे। और डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है? डिमांड शेड्यूल का मतलब है कि एक गिवन प्राइस पर, एक गिवन प्राइस पर, ये जो गिवन प्राइस है, इस गिवन प्राइस पर एक कस्टमर कितना डिमांड कर रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा क्वांटिटी डिमांडेड। कि अगर प्राइस ₹3 है तो इस ₹3 के ऊपर वो कितने यूनिट कंज्यूम करना चाह रहा है प्रोडक्ट एक्स की, तो मैं इसको बोलूंगा क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलूंगा? क्वांटिटी डिमांडेड। आइए देख लेते हैं तो क्या कहता है, डिमांड रेफर टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी। डिमांड का मतलब क्या है? डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। किसकी? एक कमोडिटी की, जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है या फिर एक कंज्यूमर रेडी है कंज्यूम करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर एक कमोडिटी की, अलग अलग प्राइसेस के ऊपर, अलग अलग प्राइसेस के ऊपर एक कस्टमर क्या क्वांटिटी कंज्यूम करने के लिए रेडी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग डिमांड। और वहीं पर क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है ये वो भी समझ लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा है फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि डिमांड फॉर ए कमोडिटी ए, एक कमोडिटी है ए, उसकी जो डिमांड है वो रेफर करता है 20 यूनिट व्हेन द प्राइस वाज 8 रुपीज। जब प्राइस जो था बच्चे वो 8 रुपए था तो वो 20 यूनिट मांग रहा था, और उसके बाद 14 यूनिट मांगता है जब प्राइस 9 रुपीज हो जाता है, और दूसरी चीज वो क्या बोलता है, 10 यूनिट मांगता है जब वो प्राइस कितना हो जाता है आपका 9 रुपीज हो जाता है। और एक चीज आप लोग यहां से नोटिस कर पा रहे होंगे, एक चीज आप इस चीज से एक चीज नोटिस करेंगे, और वो नोटिस क्या करेंगे कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, यहां से 1 से 2 प्राइस हुआ और 2 से 3 प्राइस हुआ और 3 से 4 प्राइस हुआ, आपकी जो क्वांटिटी है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई सर। इसका मतलब क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा क्या कहता है सर, आप पढ़ेंगे आगे चल के, जब मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगा वो सिंपल सी इतनी सी बात बोलेगा कि देयर लाइज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होगा, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो एक कस्टमर या फिर एक कंज्यूमर जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसी प्रोडक्ट की, उसको क्या कर देगा सर, कम कर देगा। ये एक क्या कहता है आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना, ये तो था हमारा डिमांड का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड का कॉन्सेप्ट, कि आपका क्वांटिटी डिमांडेड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है, रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। क्या कहते हैं बच्चों, यहां पर ये वर्ड ध्यान से समझना, वर्ड क्या कहता है, स्पेसिफिक क्वांटिटी, जो परचेज की जाती है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो परचेज की गई है एक स्पेसिफिक
प्राइस पर, उसको क्या बोलूंगा, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बोलूंगा। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल के केस में मैंने बोला कि जब एक कस्टमर एक प्रोडक्ट ए को कंज्यूम करता है और उसकी 20 यूनिट को कंज्यूम करता है, कितने रुपीस पर बेटा, मान लो 10 रुपए पर कंज्यूम करता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी मांग रहा है, ये उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है। क्या है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है। तो यहां पर देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी ए रेफर्स टू द 20 यूनिट व्हेन द प्राइस वाज 8 रुपीस। तो यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 20 यूनिट थी, जब प्राइस कितना था उस कमोडिटी का, 8 रुपए था। बोलो क्लियर है इतनी बात? जी सर बिल्कुल क्लियर है। यह भी हमें बहुत अच्छी तरह से क्या हो गया सर, क्लियर हो गया। आइए सर अब आगे समझने की कोशिश करते। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है डिमांड शेड्यूल। और डिमांड शेड्यूल कुछ भी नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डिमांड शेड्यूल सर कुछ भी नहीं, जहां पर वर्ड आपको देखने को मिले ना कहीं पर भी, शेड्यूल, राइट, आपके पास वर्ड देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि शेड्यूल वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, और है ना। तो शेड्यूल वर्ड हमेशा बताएगा बच्चों टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। क्या बताएगा, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बताएगा, टेबल के फॉर्म में अपना रिप्रेजेंटेशन बताएगा। तो यहां पर समझना डिमांड शेड्यूल क्या है। डिमांड शेड्यूल इज बेसिकली, या फिर इट रेफर्स टू द टेबल। क्या है बच्चों, ये ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आज, कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी अगर समझ लोगे। जहां पर भी वर्ड शेड्यूल लिखा होगा, कहीं पर भी अगर वर्ड शेड्यूल आपको देखा हुआ मिलेगा, तो आपको समझना है कि वो क्या बात कर रहा है, टेबल की बात कर रहा है। ये क्या है सर, डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो दिखाता है डिफरेंट क्वांटिटी एक कमोडिटी की जो परचेज की गई है डिफरेंट प्राइसेस पर, राइट। अगर एक कमोडिटी की बात करूं तो कहता है डिमांड शेड्यूल बेसिकली रेफर करता है एक टेबल को जो दिखाता है कि डिफरेंट क्वांटिटीज जो कि किसी भी कमोडिटी की परचेज की गई है डिफरेंट प्राइसेस पर, उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। अब अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, ये कौन थे सैमुअल्सन, आपकी जाहिर सी बात है ये कौन होंगे, एक इकोनॉमिस्ट होंगे। तो ये एक हमारे भाई साहब कौन थे, एक इकोनॉमिस्ट थे। इन इकोनॉमिस्ट ने क्या करा सर, एक डेफिनेशन बोली। तो इन्होंने बोला क्या है डिमांड शेड्यूल, ये कुछ भी नहीं है सर, कहता है ये एक टेबल है जो रिलेट करता है किससे, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन दिखाता है। सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग जो डिमांड शेड्यूल है वो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो डिमांड शेड्यूल आपके यहां बेटा वो दो तरह से बनाए जा सकते हैं, या फिर दो तरह के आपके डिमांड शेड्यूल हो सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और दूसरे नंबर पर आता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या आता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और दूसरे पर आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ऐसा समझना है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये टेबल दिखाएगा, या फिर ये टेबल होगा जिस टेबल के अंदर प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिखाया जाएगा, लेकिन किसका, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल का। कहने का मतलब अगर मैं एक इंडिविजुअल मिस्टर एक्स की बात करता हूं तो मिस्टर एक्स प्राइस और क्वांटिटी की अगर मैं बात करूंगा किसी कमोडिटी की, तो दिए गए प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी मांग रहे हैं उसके बारे में रिलेशन दिखाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। वहीं पर मार्केट डिमांड शेड्यूल पूरे के पूरे मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर होते हैं उनके प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशन दिखाता है। आइए समझते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बेसिकली रेफर्स टू द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर कंज्यूमर ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि एक इंडिविजुअल, यहां पर ध्यान से समझ लो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक इंडिविजुअल बायर के या फिर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के, राइट, डिमांड शेड्यूल को बताएगा। ध्यान से समझ लो, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या करेगा, यह डिमांड शेड्यूल दिखाता है एक इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर का। और डिमांड शेड्यूल क्या है सर, डिमांड शेड्यूल कुछ भी नहीं है, टेबल के फॉर्म में आपके प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को दिखाना। क्या करना, आपके प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को दिखाना एक डिमांड शेड्यूल कहलाता है। और जब वो एक इंडिविजुअल का दिखाया जाता है तो उसे बोला जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोला जाता है, राइट। आगे क्या कहता है, इट शोज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल, ये क्या दिखाता है, ये क्वांटिटी दिखाता है एक कमोडिटी की जो एक इंडिविजुअल बायर बाय करने की कोशिश करता है, फिर बाय करता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर उस कमोडिटी की, राइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कंज्यूमर कितने यूनिट मांग रहा है एक दिए गए प्राइस के ऊपर, वो दिखाता है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के साथ। यहां पर क्या बोला गया बच्चा, यहां पर ध्यान से समझ लो, यहां पर बोला गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड बताएगी। जब प्राइस 60 रुपए था मेरे प्यारे बच्चों तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 रुपए थी,
राइट, जब दो क्वांटिटी मांग रहा था, जब प्राइस कम हुआ बेटा तो वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती चलेगी। क्वांटिटी डिमांडेड यहां पर क्या हुई बच्चे, बढ़ती चली गई, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ गए तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। अब देखो यहां से कितना था बेटा 60, जब प्राइस 60 रुपए था किसी कमोडिटी का था तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 थी। जब प्राइस 40 रुपए हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 हुई। जब प्राइस 30 रुपए हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 हुई। और जब प्राइस 24 रुपए हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 7 हुई। कितनी हो गई क्वांटिटी डिमांडेड, 7 हो गई। इसका मतलब एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हैं यहां पर, जी सर कर पा रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि एक कस्टमर उस कमोडिटी की कम यूनिट परचेज करना चाहता है। अगर मैं डिमांड शेड्यूल की बात करूंगा, अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों एक बात, अगर मैं डिमांड शेड्यूल की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, डिमांड शेड्यूल की बात करूंगा, इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक कंज्यूमर कितनी यूनिट मांग रहा है। यहां पर पर्टिकुलर प्राइस क्या है हमारा 40 रुपए, इस 40 रुपए पर हमारे कस्टमर के द्वारा कितनी यूनिट मांगी जा रही है, 3 यूनिट मांगी जा रही है। तो ये क्या है, उसका डिमांड शेड्यूल है। क्या है सर उसका, ये उसका डिमांड शेड्यूल है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, राइट। और ये क्या है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है। अब समझो एक ऑब्जर्वेशन जो आप यहां से पूरे के पूरे टेबल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि व्हेन द प्राइस इज ₹60, कि जब प्राइस 60 रुपए था तो कंज्यूमर डिमांड करता है 2 यूनिट। जब प्राइस आपका रिड्यूस हुआ 40 रुपए पर यूनिट तो कंज्यूमर ने डिमांड कर दी 3 यूनिट। इसका मतलब यहां पर इट शोज कि जहां पर एक इनवर्स रिलेशनशिप है, क्या कहता है यहां पर कि एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, किसके बीच में, अपने प्राइस के बीच में, ऑन प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे अगर एक प्राइसेस एक कमोडिटी का बढ़ेगा वैसे वैसे कस्टमर उस प्रोडक्ट की, उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड को क्या करना शुरू कर देगा, कम करना या फिर कम कंज्यूम करना शुरू कर देगा। वो कहता है आपका लॉ ऑफ डिमांड भी, और यहां पर इसी की बात हो रही है। अब मार्केट डिमांड कर्व क्या कहता है बेटा, मार्केट डिमांड शेड्यूल आपका क्या कहेगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल बेसिकली बात करता है किसके बारे में, मार्केट में सारे के सारे कंज्यूमर्स के बारे में बात करेगा कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो किस तरह से एक दिए गए प्राइस के ऊपर क्वांटिटी को डिमांड करते हैं। सीधी सी बात है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट डिमांड ऑफ द कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट, कि पूरी की पूरी मार्केट के अंदर कितने भी कंज्यूमर हैं उन कंज्यूमर के द्वारा कितनी क्वांटिटी मांगी जा रही है एक दिए गए प्राइस के ऊपर, वो दिखाता है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। आगे समझ लो बेटा, इट शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज। ये क्या दिखाता है, डिफरेंट क्वांटिटी एक कमोडिटी की जो एक कंज्यूमर इंटेंड करता है बाय करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर एक कमोडिटी के, पर्टिकुलरली उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये क्या दिखाता है कि भाई एक डिफरेंट कस्टमर यानी कि सारे के सारे कंज्यूमर किस तरह से उनका रिएक्शन रहता है जब प्राइस और क्वांटिटी प्राइस में चेंज आता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब पहले सिनेरियो के अंदर हमने ये माना कि पूरी की पूरी मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिविजुअल था। जब इंडिविजुअल की बात कर रहे थे तो हम ये मान रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल है जिसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था। अब जब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल की, तो अब आप ऐसा मान लो कि एक मार्केट के अंदर 2 कंज्यूमर है। कितने कंज्यूमर है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा समझ लो कि उस मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 कंज्यूमर है। और जब मेरे प्यारे बच्चों उस मार्केट के अंदर 2 कंज्यूमर है और वो 2 कंज्यूमर क्या है, एक कंज्यूमर ए है और एक कंज्यूमर बी है। अब ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं दिए गए प्राइसेस पर, राइट, उसकी बात करेंगे। अब कहता है एक आइसक्रीम है, उसका प्राइस कितना है, 1 रुपीज है, फिर प्राइस 2 रुपीज हुआ, फिर प्राइस 3 रुपीज हुआ, फिर प्राइस 4 रुपीज हुआ। अब जो ए पर्सन है हमारे, हमने बोला कि पूरी की पूरी मार्केट में 2 पर्सन है, एक ए है और एक बी है। ए पर्सन जो है वो 4 यूनिट मांगते हैं, बी जब प्राइस 1 रुपीज था तो 4 यूनिट मांगते हैं, और बी जो है वो 5 यूनिट मांगते हैं। जब प्राइस 2 रुपीज हुआ तो ए 3 यूनिट मांगते हैं और जो बी है हमारे वो 4 यूनिट मांगते हैं। जब प्राइस 3 रुपीज हुआ तो ए जो है वो 2 यूनिट मांगते हैं और बी जो है वो 3 यूनिट मांगते हैं। जब प्राइस 4 रुपीज हुआ तो ए जो है वो 1 यूनिट मांगते हैं और बी जो है वो हमारे 2 यूनिट मांगते हैं। अगर मैं पूरे के पूरे मार्केट में अगर अब आपसे मार्केट डिमांड की बात करूं वो कितनी हो जाएगी, तो वो मार्केट डिमांड आएगी मेरे प्यारे बच्चों सबका समेशन। क्या आएगा, सबका समेशन। अब पूरे के पूरी मार्केट के अंदर कितने कंज्यूमर है, 2 कंज्यूमर है। तो हमारे पास ए ने कितनी डिमांड करी थी जब प्राइस 1 रुपीज था, 4, और बी ने कितनी करी थी, 5। तो 4 और 5 को जोड़ दिया तो कितना आया बच्चों, 9। उसी तरह से जब प्राइस 2 था तो यहां पर कितना हो गया बच्चों, यहां पर हो जाएगी 7। यहां पर जब प्राइस 3 था तो यहां पर कितनी हो जाएगी बच्चों, 5। और यहां पर प्राइस जब 4 था तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा आपका, 3।
राइट। तो यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व करा यहां पर भी आपने कि जब प्राइस 1 रुपए था तो ए डिमांड करता है 4 यूनिट और बी डिमांड करता है 5 यूनिट। इसका मतलब क्या है, दिस टोटल मार्केट डिमांड इज एट ₹1 इज 9 यूनिट, कि पूरी की पूरी मार्केट की जो डिमांड है 1 रुपीज पर वो 9 यूनिट है। बट जब प्राइस 2 रुपए यूनिट हुआ तो प्राइस जो है, जो अपनी डिमांड है वो क्या हो गई, फॉल हो गई। कितने पर आ गई, 7 यूनिट पर आ गई। और 7 यूनिट पर आने का मतलब क्या है सर, कि 9 से 7 होगी, इसका मतलब 2 यूनिट डिमांडेड जो है वो क्या होगी, कम हो गई सर। इसका मतलब यहां पर भी क्या है कि यहां पर भी एक चीज ही आप लोगों को पता लगेगी, या फिर एक चीज ही आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि यहां पर भी एक इनवर्स रिलेशनशिप है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, राइट। और ये इसी तरह का भी रिलेशन देखा जाता है किसके केस में, ऐसा ही रिलेशन देखा जाता है आपका मार्केट डिमांडेड, राइट, मार्केट डिमांड एज वेल। यानी कि चाहे आप इंडिविजुअल डिमांड की बात कर लो, चाहे आप मार्केट डिमांड की बात कर लो, हमेशा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन देखने को मिलने वाला है, इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलने वाला है। कैसा रिलेशनशिप आपको दिखेगा, इनवर्स रिलेशनशिप दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों। और यही चीज इसके अंदर बोली गई है और यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ध्यान से समझ लो, ये तो थी डिमांड शेड्यूल की कहानी। अब अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। अगला जो पॉइंट है वो है डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, कि डिमांड कर्व कैसे बनता है और उसका स्लोप कैसा होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप खुद देखो, अब ध्यान से समझ लो। अगर मैं एक बच्चे आपके सामने एक टेबल बनाता हूं, यानी कि एक शेड्यूल बनाता हूं, डिमांड शेड्यूल बनाता हूं, एक साइड में अगर प्राइस लिखता हूं और एक साइड पर मैं क्वांटिटी डिमांडेड लिखता हूं। प्राइस मान लो 1 था, 2 था और फिर 3 हुआ, और क्वांटिटी डिमांडेड मान लो 5 थी, फिर 4 हुई और फिर 3 हुई। अब मेरे प्यारे बच्चों जब इसको मैं क्या करूंगा, ग्राफ के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करूंगा, किसके फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करूंगा, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, तो हमारा कर्व निकल कर आएगा। यहां पर मान लो बेटा मैं क्वांटिटी डिमांडेड रखता हूं, यहां पर मैं प्राइस रखता हूं। अब प्राइस रखता हूं बेटा तो मान लो प्राइस 1 था, 2 था और 3 था। क्वांटिटी डिमांडेड की बात करता हूं बेटा, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, यहां पर आ गया बच्चे 2, यहां पर आ गया 4 और यहां पर आ गया मान लो 6, राइट। अब ध्यान से समझना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से समझ लो मेरी बात। जब प्राइस कितना था 1 यूनिट, क्वांटिटी 1 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी सर 5, कितनी थी सर 5, राइट। जब प्राइस हुआ 2 रुपए तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी सर 4, कितनी होगी 4। जब प्राइस हुआ 3 रुपए, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी सर 3 रुपए। तो इसका डिमांड कर्व कैसा आएगा, डिमांड कर्व बनता है कुछ इस तरह से बेटा। कैसे बनता है, इस तरह से बनता है आपका डिमांड कर्व। और ये जो डिमांड कर्व है ये क्या है बच्चे, ये क्या है, डाउनवर्ड है। कैसा है, डाउनवर्ड है, राइट। इसका मतलब क्या है, अब समझो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझना। यहां पर क्या बात है कि जब प्राइस 2 रुपए था तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी यहां कहीं थी, जब 3 रुपए था तो और ज्यादा कम हो गई। और इसका मतलब यहां पर जो था, जब प्राइस 1 रुपए था, जब क्वांटिटी डिमांडेड 5 थी, इसका मतलब यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ये हो गया अपना क्या, ये हो गया अपना सारा का सारा, इसको हमने बोल दिया सर क्या, शेड्यूल। क्या बोल दिया अपन ने इसे, डिमांड शेड्यूल। क्या बोला, डिमांड शेड्यूल। और मेरे प्यारे बच्चों इसको अपन लोगों ने क्या बोल दिया, ये जब इसको मैंने इसकी मैंने प्लॉटिंग कर दी, जब मैंने डिमांड शेड्यूल की प्लॉटिंग कर दी, किसके फॉर्म में, कर्व के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट करा तो मेरा बन गया बच्चों क्या, डिमांड कर्व। क्या बन गया मेरा, डिमांड कर्व। ठीक है ना जी सर। अब आइए, जिस तरह से हमने बात करी थी डिमांड शेड्यूल की, उसी तरह से आपका जो डिमांड कर्व है वो भी 2 केसेस में बनेगा। एक हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा और दूसरा हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। बस कहानी क्या है, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना आपने। जो आपने मार्केट के अंदर जो 2 कंज्यूमर माने थे, उन दोनों कंज्यूमर को ऐड करके जो आपके पास टोटल आपके पास जो क्वांटिटी डिमांडेड आई थी उस गिवन प्राइस पर, बस उसको प्लॉट कर देना इसी फॉर्म में। बस डिफरेंस क्या होगा, वो थोड़ा सा क्या होगा, टिल्ट बनेगा, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आउटसाइड वर्जेंट बनेगा, और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है। तो यहां पर समझ लेते हैं, आइए थोड़ा सा पहले, उसे और ज्यादा आगे चल के डिटेल में समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिएगा डिमांड कर्व क्या हो गया सर। डिमांड कर्व कुछ भी नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका सर, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले डिमांड शेड्यूल बनाया था ना, उस डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है आपका डिमांड कर्व, जो एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप, दिखाता है रिलेशनशिप किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी के बीच में और प्राइसेस के बीच में, कि प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में किस तरह का रिलेशन है, राइट। उसको जब मैं ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा, ग्राफ के फॉर्म में बना दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा बेटा, डिमांड
कर्व आ जाएगा। और जिस तरह से हमारे पास, क्योंकि हमारे पास दो तरह के डिमांड शेड्यूल थे, यानी कि दो तरह के टेबल हम बना रहे थे, एक इंडिविजुअल के लिए और एक मार्केट के लिए, तो उसी तरह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो भी 2% के लिए बनेगा, या फिर दो तरह से बनेगा, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा और एक मार्केट डिमांड कर्व बनेगा। क्या बनेगा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व और हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व है, राइट। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व आइए एक बार समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या कहता है, समझिएगा। तो कहता है सर इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ये क्या दिखाता है कि डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक पर्टिकुलर बायर इज रेडी टू बाय, जो एक पर्टिकुलर बायर जो है वो रेडी है बाय करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर एक कमोडिटी के एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। जब मैं इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर दूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा? डिमांड कर्व बन जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर प्राइस है, यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड है। जब प्राइस 100 रुपए था तो एक आपका जो कंज्यूमर था वो कितना डिमांड कर रहा था? 5 यूनिट डिमांड कर रहा था। जब प्राइस 120 रुपए हुआ तो उसने 4 यूनिट कर दी। जब प्राइस 150 हुआ तो उसने 3 यूनिट कर दी। जब प्राइस 180 हुआ तो उसने 2 यूनिट कर दी। और जब प्राइस 100 रुपए हुआ, 200 रुपए हुआ तो उसने 1 यूनिट कंज्यूम करी। इसका मतलब क्या है? आप एक चीज, और फिर आपने इसको क्या करा, जब ये पॉइंट्स निकल कर आए होंगे, इन पॉइंट्स को आपने क्या करा? कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, और यहां से निकल कर आया आपका डिमांड कर्व। क्या निकल कर आया आपका? यहां से डिमांड कर्व निकल कर आता है। तो आप कुछ यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है इस डिमांड कर्व से रिलेटेड, आइए एक बार समझते हैं और उसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझाते भी हैं। समझिएगा, अगर आपको देखिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व समझ में आ गया तो आपको मार्केट डिमांड कर्व भी फिर समझ में आ जाएगा, उसमें भी दिक्कत नहीं होने वाली है। समझिएगा, सबसे पहले क्या कहता है? कहता है सर डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व कैसे स्लोप करता है सर? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आता है। कैसे आता है सर? ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है सर। फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। अब ये देखो, ये लेफ्ट है, ये क्या है बच्चे? राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है सर? लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, राइट। साथ में इंडिकेट करता है इनवर्स रिलेशनशिप। क्या दिखाता है? इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। लेफ्ट से राइट की तरफ तो जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, साथ में इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है। जब प्राइस 200 तो 1 यूनिट, जब प्राइस 180 तो 2 यूनिट, 150 तो 3 यूनिट, 120 तो 4 यूनिट, और 100 तो फिर 5 यूनिट। तो इसका मतलब क्या बेटा? लेफ्टवर्ड तो है, लेफ्ट से राइट की तरफ तो जा रहा है, ये बात तो हमारी बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में ये चीज, एक चीज और इंडिकेट कर रही है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। ध्यान से समझ लो, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ऑन प्राइस, अपने प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बीच में, और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, सबसे पहली चीज जो आपने ऑब्जर्व करी कि डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड की तरफ मूव करता है और नीचे की तरफ जाता है। कैसे आता है सर? ये डाउनवर्ड मूविंग है। कहां से? लेफ्ट से राइट की तरफ। और ये दिखाता है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसे रिलेशन है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अब सेकंड थिंग जो आप लोगों ने यहां पर समझनी है, हायर प्राइस लीड टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे ही प्राइस बढ़ा, हायर प्राइसेस होंगे, प्राइसेस ज्यादा होंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। सेकंड थिंग कहता है लोअर प्राइसेस लेवल, कम प्राइसेस होंगे तो इसकी वजह से जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। क्वांटिटी डिमांडेड क्या देखने को मिलने वाली है? आपको ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। वही बात यहां पर क्या की गई है? बताई गई है। अब मार्केट डिमांड कर्व क्या है? मार्केट डिमांड कर्व आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है उन इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स का क्या है? ये कॉम्बिनेशन है। अब हमने ये माना था कि एक मार्केट के अंदर हमारे पास क्या है? 2 कंज्यूमर है मान लो, या फिर यहां पर जैसे कि 3 का ग्राफ बना रखा है तो 3 कंज्यूमर है मान लो, ठीक है ना। तो अब जब 3 कंज्यूमर है तो जब मैं इन तीनों कंज्यूमर्स के डिमांड कर्व को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा, तो मेरा निकल कर आ जाएगा क्या? मार्केट डिमांड कर्व। क्या निकल कर आ जाएगा? मार्केट डिमांड कर्व निकल कर आ जाएगा। अब समझ लेते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व? तो मार्केट डिमांड कर्व कुछ भी नहीं है, इट इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल।
कैसा बच्चे, एक हॉरिजॉन्टल समेशन है आपके इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। अगर आप सारे के सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हैं, उन सारे के सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व को जोड़ देंगे, कंबाइंड कर देंगे, तो आपका मार्केट डिमांड कर्व निकल कर आ जाएगा। राइट, आगे समझना, इट शोज वेरियस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। ये दिखाता है कि कितनी क्वांटिटी है कमोडिटी की, जो एक बायर जो है मार्केट के अंदर वो रेडी है बाय करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक बायर कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी है, जितने भी मार्केट में बायर है वो कितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी है, उनका समेशन आपका क्या कहलाता है, मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी कैसा रिलेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या है, यहां पर भी कुछ रिलेशनशिप है। इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ओन प्राइसेस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पर भी कैसा रिलेशन देखने को मिलने वाला है, इनवर्स रिलेशन ही दिखने वाला है। बस क्या है, ध्यान से समझना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, कुछ नहीं है, जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है उनका हॉरिजॉन्टल समेशन है। जब आपने इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हॉरिजॉन्टली क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वो आपके बनकर आ जाएगा क्या, मार्केट डिमांड कर्व। क्या बनकर आ जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। अब यहां पर समझ लेते बेटा, ए है, ये बी पर्सन है और ये हमारे पास सी पर्सन है। ए पर्सन जो है, राइट, वो डिमांड करते हैं, राइट, ये एक हमारे पास पर्सन है, वो डिमांड करते हैं। उनकी डिमांड कुछ इस तरह से है सर, क्या डिमांड है उनकी, यहां पर ये मान लो ये प्राइसेस के लेवल है और यहां पर ये क्वांटिटीज है। यहां पर हमारा ये ग्राफ बना, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना, ये बी के लिए बना और ये सी के लिए बना। और जब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा, इन तीनों डिमांड कर्व्स को हॉरिजॉन्टली ऐड कर दूंगा, तो यहां से मैं लेकर आ जाऊंगा आपके लिए क्या, मार्केट डिमांड कर्व। क्या बना दूंगा मैं यहां से, आपका मार्केट डिमांड कर्व बना दूंगा। समझ में आया सर इतना? जी सर, हमें समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया सर अपन को। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड The other things also। समझना बेटा, अब हमने मार्केट डिमांड कर्व के बारे में समझ लिया। अब हमने अभी तक क्या समझा, सबसे पहले हमने ये समझा कि डिमांड क्या होती है, नीड, वांट एंड डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है। सेकंड थिंग हमने ये जानी। तीसरी चीज हमने ये समझी कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। चौथी चीज हमने समझी कि हमारे पास डिमांड शेड्यूल है। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है। फोर्थ चीज हमने समझी कि डिमांड शेड्यूल भी हमारे दो तरह से बन सकते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, डिमांड कर्व के बारे में। हमने ये जाना कि जो डिमांड कर्व है वो भी हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एक हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो सकता है और एक हमारा मार्केट डिमांड कर्व हो सकता है। बेटा कैसा डिमांड कर्व हो सकता है, मार्केट डिमांड कर्व हो सकता है। अब यहां समझ लो स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। अब ध्यान से समझ लो स्लोप किसे बोलते हैं और स्लोप निकलता कैसे है। देखो बेटा ध्यान से समझ लो, स्लोप जनरली जो स्लोप वर्ड है ना, वो स्लोप वर्ड आपने देखो किसको दिखाता है, वो टेन थीटा को दिखाता है। आप अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, अगर आप कभी भी स्लोप निकालते थे तो आप क्या निकालते थे, टेंजेंट निकालते थे, टेन थीटा निकालते थे। और टेन थीटा क्या होता है, देखो अगर याद नहीं है तो आप कुछ ऐसा बनाते हैं, राइट। टेन का मतलब होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ये आपके पास मानो एक डिमांड कर्व है। क्या है बच्चे, आपके पास डिमांड कर्व है। अब डिफरेंट प्राइसेस का कॉम्बिनेशन है यहां पर, है ना। अब देखो जब प्राइस कम थे तो उस टाइम पर क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा थी। जब प्राइस कम थे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, ज्यादा थी। अब देखो एक चीज समझना और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, अब प्राइस क्या हो गया बच्चे, बढ़ गए। यहां से जब प्राइस यहां पर मूव किया तो प्राइस बढ़ गया। प्राइस क्या हो गया बच्चे, इंक्रीज हो गया। तो जब यहां से यहां पर प्राइस इंक्रीज हुआ, यहां से यहां पर जो ये प्राइस इंक्रीज हुआ, तो इस रीजन पर देखो आप, अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इस रीजन पर क्या हुआ, तो यहां पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो गई, प्राइस बढ़ा बेटा। प्राइस मान लो ये जो गैप है, ये गैप ए है, ये ए गैप जो है ये भर गया सर, प्राइस बढ़ गया। अब इसकी वजह से ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये कम हो गई। अब इस प्राइस पर देखो, प्राइस में इंक्रीमेंट कितना आया, स्लोप का मतलब क्या है कि भाई कितना इंक्रीमेंट पर कितना कस्टमर जो है बेसिकली छोड़ रहा है, कितनी यूनिट छोड़ रहा है। अब यहां पर ध्यान से समझ लो, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसानी से समझना, यहां पर इतनी यूनिट छोड़ी, यानी कि ये यूनिट छोड़ दिए कस्टमर ने, राइट। और प्राइस कितना बढ़ गया सर, ये बढ़ा। और यूनिट कितनी छोड़ दी सर, ये वाला जो रीजन है सर, ये जो आपका रीजन है ये आपका स्लोप है।
ये आपका क्या स्लोप है। और अगर मुझे स्लोप निकालना तो स्लोप कैसे निकलेगा, tan थीटा। क्या होता है स्लोप का मतलब, tan थीटा। और tan थीटा का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या है बच्चों, अगर एक ट्राइंगल हो, अगर हमारे पास इस तरह का एक ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल में बच्चों ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये हमारा बेस होता है और ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इस यूनिट को मान लो बेटा सी मान लेता हूं, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया सी। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया बच्चे ये वाला पॉइंट हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वो हमारा AC अपॉन बेस, बेस हो गया बच्चे हमारा BC। तो ये हो गया हमारा क्या बच्चे, स्लोप। क्या आ गया ये, स्लोप। ठीक है ना, इसी को बोलेंगे हम क्या, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। आया समझ में। अब आ जाओ एक बार फटाफट से इसे देख लेते हैं, इसे फटाफट से आ जाओ एक बार समझ लेते हैं और समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो क्या कहता है सर, इट शोज डाउनवर्ड, राइट, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। कैसा स्लोप होता है, डाउनवर्ड होता है सर। ठीक है, इंडिकेटिंग नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। स्लोप भी कैसा होगा सर, नेगेटिव होगा। और इनवर्स रिलेशनशिप दिखाएगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप क्या होता है, उसका डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है सर माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यों। तो मैंने भी आपको क्या बताया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस है सर ये रहा, और बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी के चेंज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी के चेंज को। और सर ये वाला जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस के पॉइंट को। तो हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर के ऊपर क्या है सर हमारा, प्राइसेस। तो ये क्या है, डेल्टा पी, राइट, चेंज इन प्राइस, की प्राइस में कितना चेंज हुआ और उसके संदर्भ में, उसके रिस्पेक्ट में हमारी क्वांटिटी के बीच में कितना डिफरेंस आया या क्वांटिटी में कितना चेंज आया, वो दिखाया जाता है यहां पर। समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, समझ लो। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा मेरे इस बात को, इस पॉइंट को। ठीक है ना, चलिए अब आगे समझो। अब आगे समझना क्या कहता है बेटा, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज एस्टिमेटेड एट। स्लोप कैसे दिखाया जाता है, आपका स्लोप दिखाया जाता है, स्लोप का मतलब है आपका tan थीटा। अगर मैं ऐसा भी बोलना चाहूं तो हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप, या फिर मैं इसको बोल दूं बच्चे क्या, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। और ये माइनस साइन क्यों दिखाता है, बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप। इट शोज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन द प्राइस कोरस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। कि प्राइस में चेंज आने की वजह से कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ जाएगा, उसको दिखाता है आपका क्या, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। थर्ड, नेगेटिव साइन इंडिकेट that there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded of the commodity। ये जो नेगेटिव साइन है वो ये दिखाता है कि हमारा क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ये जो माइनस साइन मैंने यहां पर लगाया ना, ये माइनस साइन इसलिए लगाया बेटा क्योंकि माइनस साइन क्या दिखाता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, इसलिए यहां पर माइनस साइन दिखाया जाता है। और स्लोप का मतलब क्या हो बेटा, आपका स्लोप का मतलब वो याद रखना, स्लोप का मतलब है आपका tan थीटा। और tan थीटा क्या दिखाता है कि कितना प्राइस बढ़ने की वजह से कितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर ने छोड़ी, उसको दिखाता है सर आपका स्लोप। नाउ यहां पर क्या लिखा है, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, ये आपने पढ़ ही लिया, दैट इज माइनस। आप बोलेंगे कि स्लोप क्या है आपका, स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। दिस इज बेसिकली योर स्लोप। ये है आपका स्लोप, क्या है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। दिस इज योर स्लोप। ठीक है जी सर, क्लियर है इतनी बात। नाउ इसी के साथ बेटा आपका ये जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। अब अगला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, डिमांड फंक्शंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कि भाई अब जो डिमांड है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या है, यानी कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिमांड को इंपैक्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, क्या चीजें हैं जो डिमांड को इंपैक्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से डिमांड में चेंजेस आ सकते हैं। हमने ये तो समझ लिया मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये तो समझ लिया कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ये मुझे समझ में आ गया, ये अच्छी बात है सर। लेकिन अदर फैक्टर्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बेटा जो डिमांड के ऊपर क्या आता है, चेंज आता है, या फिर एक कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है या नहीं करता है, वो और भी फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं। तो आइए एक बार वो फैक्टर भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन। लेट अस
ट्राई टू अंडरस्टैंड डिमांड फंक्शन। अब मैं समझाऊं आपको डिमांड फंक्शन तो क्या कहता है डिमांड फंक्शन शोस रिलेशनशिप। क्या दिखाता है? ये रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स। कि भाई डिमांड को, अभी तक हम समझ रहे थे कि डिमांड का क्या इंपैक्ट है या फिर डिमांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है प्राइस और क्वांटिटी की वजह से। प्राइस और क्वांटिटी की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है, अभी तक हम लोग सिर्फ उतना समझ रहे थे कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी के ऊपर कितना फर्क आया या फिर कितना चेंज आया। अभी तक सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से, एक तरफिया चीजें हम देखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब क्या कहता है सिर्फ प्राइस ही थोड़ी है एक रीजन। कहता ठीक है, मान लिया हमने मान लिया कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर चेंज आता है। अभी तक हमने समझ लिया इतना, तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड को समझाने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन प्राइस की वजह से ही थोड़ी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर फर्क आता है, और भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक कस्टमर अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को कम ज्यादा कर दे। अब मान लो बेटा प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन अगर मान लो प्राइस बढ़ा और साथ ही साथ में कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ गई। अब मान लो प्राइस बढ़े किसी कमोडिटी के, लेकिन कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ गई, तो कंज्यूमर फिर भी ज्यादा डिमांड करेगा सर। समझ लो, तो इसका मतलब है और भी फैक्टर्स है जो डिटरमिनेट करते हैं या फिर जिसकी वजह से हमारी डिमांड जो है वो डिटरमाइंड होती है। वो बात यहां पर बोली गई है सर। बोलो सर, क्लियर है इतनी बात? जी सर, क्लियर है। नाउ it means that the demand for a commodity is related to own prices of the commodity, income of the consumer or other determinants। कि सो डिमांड है अपने प्राइसेस के ऊपर तो निर्भर करती है, लेकिन बाकी और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है। और भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और अदर डिटरमिनेंट्स। और भी डिटरमिनेंट्स हैं जो डिफाइन करेंगे। अब आ जाओ, अब इसी तरह से बेटा जैसे कि आपने ऐसे याद रखना है, आपने डिमांड शेड्यूल पढ़ा तो आपने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ा और मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा। आपने डिमांड कर्व पढ़ा तो आपने इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़ा और मार्केट डिमांड कर्व पढ़ा। सेम सेंस में जब आपने डिमांड फंक्शन पढ़ने हैं तो डिमांड फंक्शन भी दो तरीके से पढ़ने हैं। एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ना है और एक आपने मार्केट डिमांड फंक्शन पढ़ना है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ना है और दूसरा क्या है, मार्केट डिमांड फंक्शन आप लोगों ने पढ़ना है। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की बात करूं तो इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल डिमांड है उसको क्या क्या फैक्टर्स है जो इंपैक्ट कर सकते हैं, किन किन फैक्टर्स की वजह से जो इंडिविजुअल डिमांड है वो चेंज हो सकती है। तो समझिएगा, कहता है द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोस हाउ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, की किस तरह से डिमांड जो है कमोडिटी की एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा एक मार्केट के अंदर वो रिलेट करती है बाकी सारे डिटरमिनेंट से। अगर ये मैं डीएक्स की बात कर रहा हूं तो ये डीएक्स कुछ भी नहीं है, ये डीएक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी वो डिमांड करेगा, और एफ रिप्रेजेंट करता है फंक्शन की इन चीजों के ऊपर डिपेंड कर सकती है। राइट, पीएक्स का मतलब क्या है, अगर क्वांटिटी क्यूएक्स है तो अगर मैं पीएक्स की बात करूं तो प्राइसेस ऑन प्राइसेस की बात कर रहा है। पीएक्स का मतलब है ऑन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। पीआर का मतलब है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब है उससे जुड़ी हुई गुड्स का प्राइस। वाई का मतलब है कंज्यूमर की इनकम। टी का मतलब है कंज्यूमर का टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस और ई का मतलब है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस। ये और सारे फैक्टर्स हैं जो एक कंज्यूमर की डिमांड को क्या करेंगे, इंपैक्ट करेंगे। एक कंज्यूमर की डिमांड बहुत सारे चीजों से इंपैक्ट हो सकती है। उसमें सबसे पहला क्या है सर, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। अपना प्राइस क्या है कमोडिटी का उसके बेसिस पर भी डिपेंड करता है। रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में अगर चेंज आ जाए, रिलेटेड गुड्स जनरली बेटा दो तरह की होती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है और एक हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है। उनकी में अंदर चेंज आने की वजह से भी डिफरेंस आता है, और उसके बाद कंज्यूमर की इनकम है उसकी वजह से भी डिफरेंस दिखता है, टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से भी डिफरेंस दिखता है, और कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन की वजह से भी डिफरेंस दिखता है आपको इसके अंदर। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। आइए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कमोडिटी एक्स है तो उसका जो ऑन प्राइस होगा बेटा वो होगा पी एक्स, और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड होगी बेटा वो होगी वो क्यू एक्स। क्या होगी हमारी क्यू एक्स। तो ऑन प्राइस की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ऑन प्राइसेस के साथ तो बेटा इनवर्स रिलेशनशिप है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है
कि भाई अगर मेरी प्राइस बढ़ जाए कमोडिटी का तो कंज्यूमर क्या कर देगा, बाकी सारी चीजें यहां पर क्या कांस्टेंट रहेगी। ध्यान से समझो, जब ये सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स के बारे में समझा जाएगा तो बाकी सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है, कांस्टेंट मानना है कि बाकी को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। यहां पर प्राइस और क्वांटिटी की बात हो रही है तो इन्हीं दो चीजों के बेसिस पर हमने कॉन्सेप्ट समझना, बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, बाकी उस समय कोई लेना देना नहीं है। तो क्या कहता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या फिर अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इसके लिए इकोनॉमिक्स में एक वर्ड बोला जाता है जिसे बोला जाता है बेटा सिट्रस पेरिबस। क्या बोला जाता है, सिट्रस पेरिबस, यानी कि बीइंग कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, बाकी चीजों को हमने क्या मानना है बेटा, कांस्टेंट मानना है। तो यहां पर क्या कहता है, विद द राइज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर अपने प्राइस में राइज आ जाए किसी भी गुड्स की, अगर क्वांटिटी एक्स है उसके प्राइस में अगर राइज आ जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कम हो जाती है। और अगर फॉल होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती है, ज्यादा क्या करता है कि कस्टमर डिमांड करने की कोशिश करता है। इसके अंदर यह बात यहां पर बोली गई है। नाउ दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस, ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है ऑन प्राइस और डिमांड के बीच में, इसी को बोला जाता है बेटा डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमांड बोला जाता है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि देयर लाइज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, अब रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है, जुड़ी हुई गुड्स का प्राइस, राइट। अब सबसे पहले ये समझना कि जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी का वो उसके रिलेटेड गुड्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब जो हमारी रिलेटेड गुड्स है वो दो तरह की हो सकती हैं। एक हमारे पास सबसे पहले आती है बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक हमारे पास आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट, जिसको हटाया जा सकता है। जैसे कि मान लो बेटा हमारे पास चाय है, राइट, और कॉफी है, ये सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि जिसका ऑल्टरनेट मार्केट में अवेलेबल है। आप ऐसा समझो, सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि मार्केट में उसका ऑल्टरनेट अवेलेबल है। अब मान लो किसी का ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें तो भैया वो लेनी पड़ेगी, चाहे वो महंगी हो चाहे सस्ती हो, हमें उस चीज से क्या लेने देना, हमें वो चीज लेनी पड़ेगी, कंज्यूम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऑल्टरनेट अवेलेबल है तो वो है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि एक गुड को दूसरे गुड्स के बदले में रिप्लेस किया जा सकता है, यहां पर ये बात हो रही है। और दूसरा हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है कंप्लीटिंग गुड्स, जो एक दूसरे के साथ चलती है, वो अलग नहीं हो सकती। जैसे कि बेटा, जैसे गाड़ी है, पेट्रोल है, गाड़ी के बिना पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं है। यानी कि अगर मेरे पास गाड़ी है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो मेरे लिए वो गाड़ी किसी काम की नहीं है। पेट्रोल है लेकिन उसको चलाने के लिए व्हीकल्स नहीं है तो बेटा हमें वो चाहिए होगा। मार्कर है, मान लो ये पेन है लेकिन इसके अंदर रिफिल नहीं है, तो बेटा ये सारी की सारी गुड्स क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, समझते हैं और इनके साथ रिलेशनशिप भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले समझना बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं। कहते हैं सर दीज आर द गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर सच एज टी एंड कॉफी, बॉल पेन एंड इंक पेन। एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है, एक दूसरे की जगह, यानी कि एक हटा उसकी जगह दूसरा आ गया, तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या कि एक को हटाओ दूसरा लेके आ जाओ उसके बदले, क्यों, क्योंकि अवेलेबल है। अगर कोई चीज अवेलेबल है, उसका अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट। अब प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मान लो बेटा एक कमोडिटी है px और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है qx, राइट। अब एक जो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस है py और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी qy। अब मान लो बेटा जो प्राइस है qx का वो प्राइस बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। नॉर्मल रो ये कहता है, क्यों, क्योंकि यहां से लोग शिफ्ट करके कहां चले जाएंगे, पी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो उसका क्या है सब्स्टिट्यूट है। अब इसके प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया है, इसका प्राइस तो कांस्टेंट है, तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसका अपोजिट समझ लो, अब इसका प्राइस बढ़ गया तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका प्राइस क्या है कांस्टेंट है, इसके प्राइस में चेंज नहीं आएगा। ध्यान से समझ लो, इफ इन दिस द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द वन कॉजेस, देखो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन, इसके प्राइस में इंक्रीज हुआ तो इसके प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर,
डिमांड फॉर द अदर, डिमांड किसकी बढ़ी, क्यू वाई की। डिमांड किसकी बढ़ी, प्राइस कम किसका, प्राइस किसका बढ़ा, पीएक्स का। प्राइस किसका बढ़ा, पीएक्स का। देखिए क्वांटिटी डिमांडेड किसकी बढ़ गई, क्यू वाई की। एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द दिस कॉसेज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। अगर इसमें डिक्रीमेंट हो जाए, अगर इसका प्राइस क्या हो गया बच्चे, कम हो गया, तो अब इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका प्राइस कम हो गया, अब इसका प्राइस कम हो गया तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी और इसकी कम हो जाएगी। यही बात यहां पर लिखी गई है और कुछ नहीं। एग्जांपल के तौर पर अगर प्राइस ऑफ द कॉफी बढ़ जाए, और कॉफी और टी जो है वो एक दूसरे का क्या है, ऑल्टरनेट है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, तो क्या कहता है, अगर प्राइस कॉफी के बढ़ जाते हैं, प्राइस कॉफी के बढ़ जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड टी की बढ़ जाएगी। अगर प्राइसेस कॉफी के कम हो जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइट, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पर क्या कहता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉफी विल इंक्रीज डिमांड ऑफ द टी। इसकी वजह से टी की जो डिमांड है बेटा वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा क्या कहता है, द कंज्यूमर विल शिफ्ट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कॉफी टू द कंजम्पशन ऑफ द टी। क्योंकि कंज्यूमर जो है वो कॉफी से हटकर कहां की तरफ मूव करने लगेगा, टी की तरफ मूव करेगा, टी की तरफ वो चीजों को लेकर जाएगा। ये कहता है सर। ये देखो बेटा एक सब्स्टिट्यूट बनाया आप लोगों के लिए। देखो ये टी है, ये आपका क्या है, कॉफी है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट है। यहां पर मैकडी है, यहां पर बर्गर है। अगर मैकडी के उसी बर्गर के प्राइसेस बढ़ जाए जो बर्गर किंग भी देता है और इससे अपने प्राइसेस नहीं बढ़ाए हैं तो इसमें क्वांटिटी डिमांडेड में कमी आ जाएगी और यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। सर क्या हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। आगे इतनी बात समझ में या नहीं आई सर? जी सर इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से समझ लो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे के साथ चलती हैं। जैसे मान लो एक पीएक्स है, हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड है एक्स, राइट। हमारे पास एक पीवाई है और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है क्यूवाई, और पीएक्स और पीवाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। पहला समझ लो, अगर प्राइसेस ऑफ एक्स बढ़ते हैं तो यहां पर प्राइसेस ऑफ वाई भी बढ़ेंगे। प्राइसेस ऑफ एक्स बढ़ेंगे तो प्राइसेस ऑफ वाई भी बढ़ेंगे। सर ये दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे। तो कहता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। देखो यहां से समझो, व्हिच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे को पूरा करें, जो दोनों एक दूसरे को पूरा करें वो क्या है बेटा, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। एंड आर देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर, इसलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ डिमांड की जाती है। एग्जांपल पेन एंड इंक है और ब्रेड एंड बटर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे। कहता है इन दिस केस अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, अगर मान लो फॉल होता है प्राइस ऑफ वन कॉज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर, एंड अ राइज इन द प्राइस ऑफ वन कॉज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। इफ द प्राइस ऑफ द फाउंटेन पेन राइसेस, इट्स डिमांड विल एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर द इंक विल ऑल्सो फॉल, राइट। अगर यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इतना समझो, बस इतना समझ लो इसके अंदर बेटा, स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है, ध्यान से समझ लो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की मैं अगर बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुई जो एक दूसरे के साथ चलेंगी, यानी कि एक दूसरे से कदम बढ़ाकर चलेंगी। अब देखो बेटा, अब ध्यान से समझ लो, अगर इसके प्राइसेस में इंक्रीमेंट आ जाए, अब खुद सोचो ना, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे के साथ चल रही है, अब इसके प्राइस बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस में चेंज आया, तो इसकी क्या बताओ आप, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई कम होगी या ज्यादा होगी? अब प्राइस इसका बढ़ा है तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होगी सर, राइट। उसी तरह से अब इसकी क्वांटिटी डिमांडेड तो कम होगी लेकिन उसकी भी हो जाएगी। अब इसके में प्राइस में इंक्रीमेंट आ जाए तो यही वाइस वर्सा इस केस में भी ट्रू हो जाएगा। बस इतनी सी बात है और कोई भी बात नहीं है यहां पर। नाउ आप समझ लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में एग्जांपल फटाफट से। सबसे पहले कहता है मीनिंग, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ दिस गुड्स, दोनों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है? दीस आर द गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस फॉर वन अनदर, दीस आर द गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई द वांट। प्राइस डिसाइड रिलेशनशिप या फिर प्राइस डिमांड रिलेशनशिप कैसा है? इन द केस ऑफ दिस गुड्स देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव है। अगर प्राइस बढ़ा तो वहां पर भी प्राइस बढ़ जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी सर। अगर यहां पर कम हुआ तो यहां पे कम हो जाए। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द गुड्स, राइट। क्रॉस डिमांड, द क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव फॉर दिस गुड्स। ये पढ़ाऊंगा बेटा क्रॉस डिमांड क्या होती है। फॉर दिस गुड्स द क्रॉस डिमांड इज नेगेटिव। डिग्री ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी यहां पर लेस देन 1 होती है, यानी कि इलास्टिसिटी और डिमांड जो होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी, यहां पर हमेशा लेस देन 0 होगी।
पर प्राइस इफेक्ट क्या है? द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज द डिमांड ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि एक के प्राइसेस में बढ़ने की वजह से दूसरे में चेंज आ जाएगा। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस द डिमांड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि एक के प्राइसेस में बढ़ने की वजह से दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। एग्जांपल क्या है इसके केस में? क्रोम, फायरफॉक्स, नाइकी, एडिडास, मैंगोस, हमारे मैगीज और नूडल्स, राइट। और इस केस में हमारे पास क्या? कॉफी है एंड आपके पास चीज केक है, पेंसिल्स है, आपके पास इरेजर्स है और शूज है और आपके साथ में पॉलिश है। ये सारे के सारे क्या है? एग्जाम्पल्स है आपके किसके? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। ये बात समझ में या नहीं यार? ये बोलो जी सर, इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिएगा। आगे क्या कहता है सर? और क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आप खुद बताओ ना, अगर एक कंज्यूमर है, अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई सर, कंज्यूमर की इनकम में आ गया चेंज और कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है। इनकम को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है वाई से। अब कंज्यूमर की इंक्रीमेंट में, कंज्यूमर की इनकम में बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गई, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, तो क्या वो किसी भी गुड्स को अगर कंज्यूम कर रहा है तो वो कंजम्पशन प्राइस बढ़े या ना बढ़े, उसको उससे क्या लेना देना? इनकम बढ़ी है तो उसकी वजह से कोई पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। द डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड्स टेंड टू इंक्रीज with the increase in the income and vice versa. On the other hand, the demand for the inferior goods like cost grains tend to decrease with the increase in the income and vice versa. Normal goods का मतलब है जो वो डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर यूज करता है, यानी कि उसके लिए उसकी डिमांड बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। इंफीरियर गुड्स के केस में, यानी कि घटिया क्वालिटी की गुड्स जो है, अब जैसे जैसे एक पर्सन की इनकम में इंक्रीमेंट होता है तो जाहिर सी बात है वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करता है और जो अच्छी क्वालिटी की गुड्स है वो उसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहता है और घटिया चीजों की, घटिया क्वालिटी की गुड्स के ऊपर वो पैसा कम से कम स्पेंड करना चाहता है। बस ये बात इसके अंदर बोली गई है और कुछ भी नहीं सर। आइए देख लेते हैं एक बार कैसे ये बोलता है। बेसिक क्या है? बेसिक है बेटा हमारे पास क्या? नॉर्मल गुड्स। बेसिक क्या है हमारे पास? नॉर्मल गुड्स और इसके बीच में डिफरेंस। नॉर्मल गुड्स समझते हैं और इंफीरियर गुड्स समझते हैं। मीनिंग क्या है? नॉर्मल गुड्स आर रेफर टू दोस गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द इनकम। नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या है कि भाई नॉर्मल लेवल की गुड्स, इस केस में क्या होगा? अगर किसी कस्टमर की इनकम बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, उसमें कभी नहीं आएगी। इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंफीरियर गुड्स की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इनकम इफेक्ट क्या है? इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है नॉर्मल गुड्स के केस में। यहां पर इनकम इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनकम के बीच में और डिमांड के बीच में। यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती है। क्या करती है? लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती है। तो एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इंफीरियर गुड्स जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगी, नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती है। एग्जांपल क्या है? फुल क्रीम मिल्क नॉर्मल गुड है, डिमांड इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन इनकम के, अगर इनकम बढ़ेगी तो इसकी भी नीड जो है वो बढ़ेगी। टोन्ड मिल्क जो है वो क्या है? इंफीरियर गुड्स है। तो लोग अगर जैसे पैसा बढ़ा, ये तो मजबूरी में टोन्ड मिल्क पीते हैं, अगर पैसा बढ़ जाएगा तो टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन कम कर देंगे सर। तो वही बात यहां पर ये बोली गई है। अगर इनकम बढ़ रही है, अगर इनकम बढ़ी तो बेटा नॉर्मल गुड्स भी बढ़े, नॉर्मल गुड्स की कंजम्पशन भी बढ़ेगी। इनकम कम हुई तो बेटा इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगी। आ रही है बात समझ में? जी सर। नाउ वी हैव टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का भी पॉजिटिव रिलेशन है। अब मुझे कोई चीज पसंद है, राइट? अगर मुझे मान लो बेटा जैसे कि मुझे केक खाना पसंद है, एग्जांपल के तौर पर, अब मुझे केक खाना पसंद है तो केक के प्राइसेस कितने भी बढ़ जाए, अब मेरा टेस्ट और प्रेफरेंस ये कहता है कि भैया मुझे केक खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और जब मुझे केक खाना बहुत ज्यादा पसंद है तो उसके प्राइसेस में कितना ज्यादा भी इंक्रीमेंट आ जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। प्राइस बहुत ज्यादा भी बढ़ जाएगा, मैं तब भी केक खाना पसंद करूंगा और केक खाऊंगा, कोई बात है। कहता है सर द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। Taste and preferences of the consumers are influenced by advertisement, change in fashion, climate, new inventions, नई नई चीजें मार्केट में आ रही है, फैशन है, क्लाइमेट है, चेंज है, उसकी वजह से चेंज आता है। कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी चीजें कांस्टेंट है, यानी कि बाकियों को कंसिडर नहीं करना है। अब आप अपना सिर्फ ये भूल जाओ आपकी इनकम क्या है, आप ये भूल जाओ कि आपके पास पैसा कितना है जेब में, या फिर प्राइस क्या है कमोडिटी का, या फिर फलाना ढिमकाना, सब भूल जाओ पीछे की चीजें। बस अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपकी इनकम। अब आप मान लो बेटा मेरी इनकम बढ़ जाए, मेरा टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, सॉरी क्या ध्यान रखना आपने? टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस। अब मेरे पास इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे पास बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस मुझे इतना पता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर मुझे कोई चीज बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और मुझे लगता है कि भाई इससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो मैं इसको ज्यादा कंज्यूम करूंगा। क्या करूंगा? ज्यादा कंज्यूम करने वाला हूं, राइट? डिमांड
for those goods increase for which consumer develop strong taste and preferences. Contrary to this, the demand and preference for a goods are falling या फिर all fading, its demand is decrease. Right? तो अगर टेस्ट अच्छा है, कोई चीज आपको पसंद है, तो प्राइसेस कितने भी बढ़ जाएं आप उसको कंज्यूम करना नहीं छोड़ेंगे, और कोई चीज अगर मान लो आपको पसंद नहीं है तो प्राइस कितना भी कम आ जाए आप उसको कंज्यूम करना प्रीफर नहीं करेंगे. वो बात यहां पर बोली गई है और कुछ भी नहीं बोला गया है. राइट? आगे क्या है? एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन हमेशा फ्यूचर रिलेटेड रहती है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है. मुझे लगता है फ्यूचर में कि किसी गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे तो मैं आज उसकी डिमांड बढ़ा दूंगा. अगर मुझे लगता है फ्यूचर में किसी चीज के प्राइसेस कम हो सकता है तो मैं आज अपनी उस चीज की डिमांड को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा. इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंसर्न्ड कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, उसे दिखता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है? चेंजेस आ सकते हैं. राइट? सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है उस चीज की अवेलेबिलिटी के ऊपर, तो वो क्या कर सकता है? रेस कर सकता है. ही में रेस द प्रेजेंट डिमांड फॉर द कमोडिटी. आज उस डिमांड को क्या कर देगा? वो बढ़ा देगा. पर्टिकुलरली इफ द कंज्यूमर फियर्स एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी इन द फ्यूचर, अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा? शॉर्टेज हो जाएगी इस चीज की, तो वो आज उस डिमांड को क्या कर लेगा? वो बचा के रखेगा, प्रिजर्व करेगा, और आज उसकी क्या करेगा? ज्यादा डिमांड करने की कोशिश करेगा. ये बात बोली गई है इसके अंदर. बोलो बेटा इतनी बात क्लियर है? जी सर इतनी बातें क्लियर है. और अगर इतना क्लियर है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलिए अब आगे देखते हैं फटाफट से. अब आगे देखिएगा, एक बार फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं बाकी पॉइंट. मार्केट डिमांड एंड फंक्शन. अगर मैं मार्केट डिमांड एंड फंक्शन की बात करूंगा तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर मार्केट डिमांड आएगी बेटा. अब समझ लो मेरी बात को जरा ध्यान से. मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? कहते हैं सर मार्केट डिमांड फंक्शन शोज हाउ मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी और टोटल डिमांड फॉर द कमोडिटी इन द मार्केट इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स. राइट? किससे रिलेट करती है? मार्केट डिमांड किस तरह से वेरियस डिटरमिनेंट्स के ऊपर क्या डाल सकती है? इंपैक्ट डाल सकती है, उसके बारे में बात करती है क्या आपकी मार्केट डिमांड. और इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड द वेरियस डिटरमिनेंट्स, कि मार्केट डिमांड्स को और भी जो डिटरमिनेंट्स है वो क्या कर सकते हैं? इंपैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में ये बात करती है. अब एक चीज ध्यान से समझना, लगभग जो डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट ऑफ डिमांड है किसके केस में? इंडिविजुअल के केस में वही डिटरमिनेंट्स हमारे रहते हैं किसके केस में? मार्केट के केस में भी. बस फर्क कितना है और फर्क किस चीज में है? यहां पर दो तीन चीजें अलग से आ जाती हैं. राइट? जैसे कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट तो है ही, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स है, कंज्यूमर इनकम है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फैक्टर, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम है. राइट? ये कुछ फैक्टर्स है जो एडिशनली क्या करते हैं? इसको इंपैक्ट करते हैं और इंपैक्ट इसके ऊपर डालते हैं. अब आइए जरा से एक बार फटाफट से समझने की कोशिश कर लेते हैं जो एडिशनल फैक्ट्स हैं उनको. सबसे पहले बात करता है बेटा, सबसे पहले जो बात होती है हमारे सामने वो होती है बेटा पॉपुलेशन की. किसकी बात होती है? पॉपुलेशन की बात होती है. अगर पॉपुलेशन साइज या फिर नंबर ऑफ बायर जो है वो ज्यादा है, राइट? पॉपुलेशन ज्यादा है या फिर नंबर ऑफ बायर्स जो है वो ज्यादा है, कहता है डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी. अभी तक मान लो 135 करोड़ लोग थे इंडिया के अंदर, मान लो 135 करोड़ लोग थे. फ्यूचर में जाकर बेटा ये 180 करोड़ हो जाए तो ज्यादा डिमांड करेंगे ना लोग किसी भी प्रोडक्ट की. जी सर ज्यादा डिमांड होगी. राइट? वही बात बोली गई है. दिस इज बिकॉज with the increase or decrease in the population size the number of buyers of the product tend to increase. क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से जो बायर है वो भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. राइट? कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड. इफ द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन चेंज, कंपोजिशन का मतलब है कि मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है, उसकी वजह से भी डिमांड के अंदर क्या आएगा बेटा? इंपैक्ट देखने को आप लोगों को मिलेगा. आइए देखते समझते हैं इसे भी. राइट? ये तो आपको समझ में आ गया. फीमेल पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगी तो गुड्स मेंट फॉर द फीमेल विल बी ज्यादा. राइट? तो जो डिमांड है फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट की वो ज्यादा हो जाएगी, और अगर मेल्स की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो मेल्स रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी बेटा. इससे ज्यादा और कोई बात इसके अंदर नहीं लिखी गई है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम. राइट? कि इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है एक इकोनॉमी के अंदर. अगर इनकम बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहते हैं मार्केट डिमांड इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम. कि इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है एक इकोनॉमी के अंदर. राइट? कहता है इफ द इनकम इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी मोर डिमांड. अगर ज्यादा इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनकम तो ज्यादा डिमांड होगी, और अगर इनकम जो है वो इक्विटेबली बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इकोनॉमी के अंदर तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है.
राइट, क्योंकि अगर इनकम बराबर बटी होगी तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह से होगा, राइट। अगर कम होगी तो बेटा उसी तरह से डिमांड होगी। तो मार्केट डिमांड जो होगी वो इन्फ्लुएंस होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम की वजह से। अगर इनकम इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो देयर विल बी मोर डिमांड, अगर इनकम प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कम डिमांड हो जाएगी प्रोडक्ट की। इन द लेटर केस मोर इनकम विल बी कंसंट्रेटेड विद द रिच, और लास्ट में क्या होता है, ज्यादा इनकम किसके पास होती है, रिच के पास होती है, तो डिमांड भी उसी तरह से उन्हीं के लिए करवाई जाती है। लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी विल बी पुअर एंड बिकॉज ऑफ द लो इनकम मार्केट विल ऑल्सो बी लो, राइट। तो मार्केट भी क्या हो जाएगी, यहां पर लो होने वाली है, यहां पर यही बात बोली गई है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ बेटा आपका जो बेसिक थ्योरी ऑफ लॉ था वो वाला कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो खत्म होती है। और अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मिलेंगे, किसके साथ में, नए टॉपिक के साथ में। और वह नया टॉपिक हमारा क्या रहेगा, लॉ ऑफ डिमांड, और उसके बाद उसी के अंदर हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक भी। मिलते हैं आप लोगों से तब तक अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।